हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आप सब जानते ही हैं कि ये क्लासरूम आपको क्लास 10th, 11th और 12th की फ्री मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के बीच में शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली लगातार बड़ी हो सके और जिन बच्चों को भी हमारी क्लासेस की ज़रूरत है उन तक क्लासेस ईजिली पहुंच सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से जा कर के आप सारी क्लासेस को भी देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके आपको हर दिन में जो क्लास पढ़ती है उसकी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा क्लासेस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो भी वहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास 11th की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज हमें अपनी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना है, क्योंकि सारे बेसिक्स हम सीख चुके हैं। अब डायरेक्ट हमें क्वेश्चन लगा करके अपने नॉलेज को आजमाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपके इस चैप्टर में केवल 10 क्वेश्चन हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और अगले 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जल्दी जल्दी से हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेते हैं। इसमें कुछ भी खास नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज। इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं और आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर भी बहुत होता है। अब भले ही आप अभी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले साल तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हम अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहले तो हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं कि हमें क्या करना है सारे क्वेश्चंस में। तो दिया है क्वेश्चंस में, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक फलन का मान दिया हुआ है, जैसे कि किसी में cos x, किसी में sin x, किसी में tan x, और आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो एक का मान आपको दिया है, अन्य 5 आपको निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है cos x बराबर आपको दिया है -1/2 और ये भी दिया है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि अगर हम इंग्लिश में कहें तो x क्या है, 3rd क्वाड्रेंट में है और cos x = -1/2 है। तो अब हमें अन्य मान जो हैं, जो हमारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोपोर्शन होते हैं, उन्हें निकालना है। अब अगर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या क्या हैं। cos x आपको दिया है, तो sin x, tan x, cot x, sec x और cosec x, ये 5 हमें निकालने हैं। अब इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक रूल है LAL/KA। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा अगर आप हिंदी मीडियम में हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो पंडित हरि प्रसाद हर बोला, ये आपने शॉर्टकट पढ़ा होगा। ये शॉर्टकट किस लिए है, हम जानते हैं कि साइन थीटा = क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस थीटा = आधार बटे कर्ण या हाइपोटेनस अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, हम देख रहे हैं कि लंब की, आधार की और कर्ण की, यानी जब हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए। जबकि cos x बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो अभी हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस = क्या है, -1। अच्छा, माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए,
ठीक है, माइनस मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि चिन्ह केवल ये दर्शाते हैं कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। अब cos x माइनस है तो और ये दे दिया गया कि ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में तो सब कुछ पॉजिटिव होगा और चतुर्थ चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होता है। अब बाकी बचा दूसरा और तीसरा जहाँ पर cos नेगेटिव होता है। तो हमें दे दिया गया है कि ये तीसरे में है, दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो बेस 1 के इक्वल है और हाइपोटेनस 2 के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन फॉर्मूला जो होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरियन वो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या इसे हम क्या कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कर्ण, और ये होता है हमारा लंब। ठीक है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो अंडर रूट में, और वो भी अंडर रूट में होता है। तो हाइपोटेनस है आपका 2 उसका स्क्वायर और माइनस बेस क्या है 1 उसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लंब बराबर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब 4 से 1 गया तो बचा अंडर रूट 3। अब हम जानते हैं कि 3 का हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो 3 का अंडर रूट ना निकल पाने की वजह से हम इसे अंडर रूट 3 ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अपने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक एक करके निकालना चालू करेंगे। तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आपने देखा कि cos x इज इक्वल्स टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार का मान हमारा यहाँ से 1 निकल आया, कर्ण का 2 निकल आया और लंब का हमने हल करके निकाल लिया अंडर रूट 3। अब हमें sin x, tan x, cot x, sec x और cosec x का मान निकालना है। तो सूत्र आप जानते ही हैं, मैंने अभी आपको बताया था, LAL अपॉन KKA। ठीक है, इसको आप साइड में लिख सकते हैं। sin x बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, अंडर रूट 3 और कर्ण है 2, ये हो गया। फिर आधार बटे कर्ण होता है cos, वो है हमारे पास। tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब है अंडर रूट 3 और आधार है 1। तो इसको ना लिखें अगर तो भी काम चल सकता है, तो हम केवल अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। cot x बराबर क्या होता है, वो tan x का अपोजिट होता है। तो अगर ये अंडर रूट 3/1 था तो ये 1/√3 हो जाएगा। या आप ये भी देख सकते हैं कि साइन cos tan और यहाँ पर आएगा cot, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। फिर इसी तरह से sec x क्या होता है, cos x का अपोजिट होता है। तो cos x का अपोजिट होने की वजह से ये 2/1 हो जाएगा और हम अपॉन वाले 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे ऐसे ही 2 लिख देंगे। फिर जो cosec x होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 2 और लंब है अंडर रूट 3, तो 2/√3 हो गया। अब ये तो हमारे मान निकले, लेकिन अभी चिन्ह बाकी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और यहाँ पर cos x के आगे माइनस भी लगा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं। तो हम जानते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा है, अगर आपने ना देखा हो तो जल्दी से जा कर के वो क्लास देख करके आइए। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और साथ में उसका कारण भी बताया, यानी रीज़न सहित मैंने आपको समझाया है कि आखिर क्या वजह होती है कि कुछ अलग अलग चतुर्थांशों में अलग अलग त्रिकोणमितीय मानों के जो मान होते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो तीसरे में मैंने क्या बताया, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो टैन और कॉट को पॉजिटिव रख दीजिए और बाकी सबके आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। साइन एक्स की वैल्यू आ गई -√3/2, टैन एक्स की √3, कॉट एक्स की 1/√3, सेक एक्स की -2
और cosec x की -2/√3। अब ये पॉजिटिव होते हैं इसलिए आपको इनके आगे प्लस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो नेगेटिव होते हैं उनके आगे केवल माइनस लगा दीजिए। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के आपके 4 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे हैं, तो आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब बच्चों इसके आगे के 2nd नंबर से लेके 5th नंबर तक के क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, आप अपने आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 6th से लेके 10th तक के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो इन्हें मैं आपको बता देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन है आपका sin 765 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना ज़्यादा भयंकर लग रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना ही ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था कि जब हम cos 360 डिग्री या 2 पाई या आप जानते हैं कि पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 2 पाई यानी 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो जब 360 के बाद में क्या होता है, कोई भी चीज़ रिपीट होती रहती है। हम जानते हैं कि 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त के बाद यानी आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूम के आए, फिर यहीं पर आ गए, फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो 360 डिग्री के बाद हर मान रिपीट होता रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 360 से भाग कर लेंगे। अगर हम 360 डिग्री से इसे भाग करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये पक्का है। तो हम इसे क्या करते हैं, एक नियरेस्ट मान तक हम इसे डिवाइड करते हैं। अगर 2 बार भाग करें तो 2 का 0 से गुणा हुआ 2, 2 का 6 से हुआ, और ये कुल 720 आया। अब इससे 720 घटाया तो 45 डिग्री बच गया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 765 डिग्री को, यानी साइन 765 डिग्री को हम साइन 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, भाज्य है, और भाज्य को हम लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यानी कि यहाँ हमने क्या किया, भागफल जो है हमारा 2 है, और भाजक जो है वो हमारा 360 डिग्री है, और शेषफल हमारा 45 डिग्री आया है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है साइन 45 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया कि जहाँ भी 2 पाई आ जाएगा या 2 × 360 डिग्री आ जाएगा, पाई नहीं 2 × 360 डिग्री, यानी 360 का 2 गुना, 360 का 3 गुना, 360 का 4 गुना, ये जहाँ भी आते जाएंगे इनका मान 0 हो जाएगा, केवल यही मान हमारा बाकी बचेगा। तो हम जानते हैं कि साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जब 765 डिग्री का मान निकालना था तो वास्तव में हमें इसमें 765 डिग्री में जो 360 के 2 मान थे उनको हटा देना था, उसके बाद जो 45 डिग्री बचा हमें केवल उसी का मान निकालना था। तो इसलिए देखिए हमारा क्वेश्चन कितना ज़्यादा ईजी हो गया। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें जो कोण दिया हुआ है वो नेगेटिव दिया हुआ है। तो देखिए अगर कोण नेगेटिव दिया होता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें क्वेश्चन दिया है कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है इसे हम देखते हैं। अगर पॉजिटिव दिया है तो उसमें तो मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री को हटा देना है। अब केवल 360 को नहीं, अगर उसमें 2 × 360 हो जाए तो उससे 3 × 360, यानी जितना पॉसिबल हो 360 के जितने गुणज उसमें से निकल सकते हैं उनको निकाल दीजिए। आखिरी में जो प्योर नंबर बचे उसी का हम मान निकाल देते हैं। अब जब ये नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं हम, इसमें हम थोड़ा सा अलग तरह का मेथड लगाते हैं। इसे हम देखते हैं
जैसे कि पॉजिटिव वाले में क्या करते हैं, 360 डिग्री के जितने मल्टीपल होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, 360 डिग्री के मल्टीपल से इसको घटा लेते हैं, और घटाने के बाद में यानी एक तरफ क्या होगा, आपको a प्लस बी दिया है, ठीक है, इसमें से आपको a हटा देना है, केवल b का मान निकालना है। एक में आपको माइनस b दिया है, तो माइनस b में क्या करना है, a को जोड़ देना है, और a से ये घट जाएगा, और घटने के बाद जो वैल्यू बचेगी बस उसी को हल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उधर तो हमने 360 डिग्री के मल्टीपल्स को हटाया था। अब यहाँ देखेंगे कि 360 डिग्री का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो लगभग, पूरा पूरा नहीं, लगभग हमारा 1410 के करीब करीब है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसे 2 से गुणा करें तो ये 720 आएगा, ठीक है। ये 2 से गुणा करने पर लगभग 720 के आएगा, जबकि ये 720 से 2 गुना है, 7 दूनी 14, यानी ये 4 गुने के लगभग बराबर है। अब इसका 4 गुना क्या होगा, 4 का 0 से गुणा हुआ 0, 4 का 6 से हुआ 24, 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी ये आ गया 1440 और ये हो गया 1410। तो इससे हम इसको घटा लेंगे, 1410 को हम 1440 से घटाएंगे तो बचेगा केवल 30 डिग्री। यानी कि एक तरफ हमने क्या किया था, जब हमें पॉजिटिव वैल्यू दी होती थी तो उसमें हम 360 डिग्री के जो मल्टीपल होते थे उन्हें घटा देते थे, जो बचता था उसी को हम मान निकाल लेते थे। और जब हमें नेगेटिव वैल्यू दी होती थी तो 360 डिग्री के मल्टीपल से हम वैल्यू को घटा देते थे, यानी प्लस वाले में इस वैल्यू से 360 डिग्री घटाया जाता था, जबकि नेगेटिव वाले में 360 डिग्री के मल्टीपल से इसे घटा देंगे, आखिरी में बचा 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 का मान निकाल लीजिए। ये तो आपको बहुत आसानी से पता है कि कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। बस यही हमारा आंसर हो गया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हो तो वीडियो को एक बार फिर पीछे से चला कर देखिए और तब आपको ज़रूर समझ आ जाएंगे। अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बच्चों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वैल्यू निकालनी है tan 19 पाई बटा 3 की। अब कैसे इसका मान निकालेंगे, आइए इसे देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब क्या होता है 180 गुणे 2 यानी 360 डिग्री। और हम जानते हैं कि अगर हम इसमें से जितने 360 हैं उन्हें रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और 360 डिग्री के जितने मल्टीपल हैं यानी कि जितने उसके गुणज हैं उनको रिमूव करने के बाद जो बचेगा उसका हम इजीली मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ 180 का मान रखिए, फिर रख करके जितना कुछ काट सकते हो उसे काटिए, फिर उससे 360 डिग्री के जितने मल्टीपल निकल सकते हो निकालिए, यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसे बना लीजिए। या दूसरा तरीका है आप इसे इसी रूप में हल कर लीजिए। अब देखिए हम इसे इसी रूप में कैसे हल कर सकते हैं। tan 19 पाई बटे 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से हम 19 को भाग करें तो 3 का 6 से गुणा करने पर 18 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 6 पाई। तो इसमें से पूरा पूरा कट गया, यानी जब हमने 3 से 19 को भाग किया तो 6 तो पूरा पूरा कट गया, तो 6 पाई ये हो गया। अब पाई पीछे लगा इसलिए मैंने लगा दिया, ठीक है। यानी 3 से 19 को भाग करने पर 6 तो पूरा पूरा कट गया और बाकी में 1 बच गया, ठीक है। 1 बच गया, 1 पाई बटे 3 ये पूरा बच गया, ठीक है। यानी कि ये 6 पूरा पूरा कट गया तो 6 के पीछे पाई लगा है तो लगा दिया, फिर 1/3 बच गया। अब ये 1 क्या है, ये अभी 3 से भाग नहीं हुआ है इसीलिए इसको 3 बटे में भी 3 लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर इस 6 में हम 3 से भाग कर चुके हैं, यानी 19 में जब हमने 3 से भाग किया तो 6 तो पूरा आ गया, इसमें 3 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो बटे वाला 1 है ये 3 से नहीं कट पाया तो इसीलिए इसके बटे में 3 लगाया गया। अब 1 पाई लिखा गया है तो इसलिए पाई को ही लिख देंगे, 1 को हटा देंगे, ठीक है। तो अब ये जो 6 पाई है ये क्या हो गया, ये 360 का गुणज हो गया। 6 गुणा 180 मतलब 3 गुणा 360, यानी कि अगर हम 2 पाई को मिला करके 360 बना लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 360 के 3 मल्टीपल हमें
मिल जाएंगे। अब इतना क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा और ये बचेगा केवल tan π/3। अब आप जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, तो π/3 का मान क्या होगा, 3 से इसे भाग करेंगे 60 डिग्री, यानी इसका मान क्या है tan 60 डिग्री है। और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो उनमें से मैं एक आपको बता देती हूँ। अब बच्चों हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता रही हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन आपको इसी तरह लगाना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछा है, cot -15π/4 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें 19π/3 दिया था जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू थी, जबकि इसमें 15π/4 दिया है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो इसे हमें कैसे निकालना है, उसमें हमने क्या किया था, जो 360 के गुणज थे उनको उससे रिमूव किया था, यानी 360 के गुणज के प्लस के रूप में उसे लिखा और फिर 360 वाला जो हिस्सा था उसे 0 मान लिया, बाकी जो बचा उसका मान निकाल दिया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, -15π/4 जो है, इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये क्या हो, 360 का गुणज जिससे निकाला जा सके। तो अगर हम यहाँ पर 4π ऐड कर दें, ठीक है, आगे हम क्या करें, अरे आगे पीछे आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप इसमें आगे क्या जोड़ सकते हैं। जैसे ये cot है, अगर इसमें हम 4π ऐड कर दें और ये -15π/4 है। अब आप कहेंगे जब ऐड किया है तो यहाँ माइनस क्यों लगा है, हमने इसे तो ऐड किया है लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस लगा है, वो लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये cot जब इसे हम हल करेंगे तो मैंने आपको भिन्नों को हल करना बताया है, आप या तो इसके बटे में 1 मानिए, 4 का 4 से गुणा होगा 16π, माइनस बीच में लगा है तो माइनस लगा लीजिए, इस 1 का इस 15π से गुणा होगा, इसमें कैसे गुणा होता है, ऐसे एक x बनता है और नीचे ऐसे बनता है। 4π का 4 से गुणा होगा 16π, 15π का 1 से होगा -15π, और बटे में नीचे वाले दोनों का ऐसे सीधा सीधा होगा, तो 4 का 1 से होगा 4। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा cot 16π से 15π गया तो पाई और अपॉन में आ गया 4। अब ऐसा क्यों हुआ, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि उसमें तो हम क्या करते थे, हम अपने क्वेश्चन में से जो पाई का मल्टीपल होता था, यानी 360 का जो मल्टीपल होता था उसे हटा देते थे। अब उसमें हम उसे हटाते थे तो इसमें हमने क्या किया, जोड़ा, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से हम माइनस करते थे। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमने क्या किया है, पाई का मल्टीपल या फिर 360 का मल्टीपल हमने इसमें जोड़ दिया है। अब जोड़ने से क्या होगा, क्योंकि ये पहले से माइनस है तो जब कोई चीज़ जोड़ी जाएगी और दूसरी चीज़ माइनस होगी तो ये दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे और घट करके हमको एक छोटा सा मान मिल जाएगा। अब पाई का मतलब होता है 180 और बटा 4, इसको हल करने पर आता है 45 डिग्री, और cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास मैंने इसीलिए छोटी सी रखी है क्योंकि एक दिन में एक ही एक्सरसाइज समझाना सही रहेगा। इसके आगे आपकी जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लंबी है, पहले आपको बहुत सारे बेसिक्स पढ़ने होंगे, उसके बाद में आपको इस एक्सरसाइज को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आज हमने ये एक्सरसाइज समझ ली, अब अगली एक्सरसाइज के बेसिक्स को कल से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताइए कि क्लास 10th की भी लगातार क्लासेस यहाँ चल रही हैं। और इसके अलावा मैं एक अगला चैनल बना करके उस पर फिजिक्स की भी कुछ क्लासेस अपलोड करने वाली हूँ, तो जैसे ही आप लोगों को लिंक मिलेगी धड़ाधड़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों यानी भाई बहनों को भी बुला कर ला सकते हैं, इस चैनल से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी मिल रही है और उस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड फिजिक्स भी मिलेगी। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।